देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है स्टूडियो में। अब बात अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं में एक बार फिर से अलग अलग जो बोल सामने आ रहे हैं, उससे उनका धर्म संकट दिख रहा है। राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको लेकर पसोपेश में विपक्ष के नेता। जाएं या ना जाएं, ये उलझन लगातार बनी हुई है। बयानों से समझिए। सबको इन्विटेशन दिया है हमने, सोनिया गांधी जी को भी दिया है हमने। बोले तो जो ट्रस्ट है, हमारा काम नहीं है, भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, उसमें एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट ने सबको इन्विटेशन दिया है। तो जिसको एलिजिबल, अभी तो मुझे नहीं दिया है, क्यों? तो सभी लोग या मंत्री लोग उधर जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा हो रहा है। इसके कारण जो प्रमुख लोग हैं, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोग हैं, उनको दिया गया है। इसमें तो वो सोचते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के कालखंड में राम मंदिर बन रही, तो हमारा मिस्टेक तो नहीं है ना। आप लोगों को क्या दिया जा रहा है? बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पहलवान कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी ने दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी ने दिखाई। हम लोग उस बात का नहीं कर रहे। अरे धर्म है तो भगवान तो दिल में है ना, मन में है ना, तन तन में है ना। जहाँ नीयत साफ है वही भगवान है। लेकिन इन्हें कहेगा कि मंदिर बना दिए, ये बना दिए, भगवा ले आए। भगवा कितना अपने बाप दादा परदादाओं से जाके पूछो कि मोदी जी लाए हैं, कब से चल रहा है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, बट राम मंदिर हम सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। जिसको जाना है जाना ही चाहिए। और इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना, उद्धव गुट, उन्हीं की पार्टी के नेता संजय राउत, उन्होंने कांग्रेस को सलाह दे दी है। संजय राउत कह रहे हैं, कांग्रेस को अगर अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निमंत्रण मिला है जाने का, तो फिर उन्हें जरूर जाना चाहिए। जल्दी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात भी करेंगे। ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम अगर बनाने जा रहे हैं वो गलत है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगर कांग्रेस पार्टी को उस बारे में निमंत्रण मिला है अयोध्या का, तो जाकर उसमें सहभागी होना चाहिए। नीतीश कुमार जी से बात हो गई, है, केजरीवाल जी से बात हो गई है, कल दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल जी से बात हो गई है, और भी सब प्रमुख नेताओं की उद्धव ठाकरे जी से बातचीत चल रही है। और जल्दी ही हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हम एक दूसरे से बात करेंगे। इंडिया ब्लॉक के जो प्रमुख नेता हैं उनके ऊपर ये दबाव चल रहा है। पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी और सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इस मामले को लेकर एक राय बनाने की एक पहल करते हुए यहां पर शिवसेना, उद्धव गुट के नेता संजय राउत, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी इस मामले में लेकर कोई फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन अभी जो तस्वीर उभर रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, इंडिया में दुविधा, अभी तो यही बनी हुई है ना तस्वीर। इंडिया में दुविधा तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस की दुविधा समझ में नहीं आती, क्योंकि 80 के दशक से लेके अभी तक कांग्रेस इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाई कि हम राम मंदिर को लेके क्या स्टैंड लें। 80 में ये हुआ कि राजीव गांधी जी की तरफ से जब कोर्ट के आदेश पर पट खुलवाया गया, उसके बाद कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसको लगा कि नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ एक वोट बैंक छिटक सकता है, तो फिर बैक हो गई वो। उसके बाद लगातार देखिए नरसिम्हा राव जी के टाइम पे भी थोड़ा आगे बढ़ी। तो ये जो आगे पीछे का खेल है, आज उसी दुविधा के चलते कांग्रेस ये निर्णय नहीं कर पा रही कि हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं, क्योंकि उसकी व्यवस्था ये है कि उसको ये लग रहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां हमें मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट मिला हुआ है, कहीं ये हमारे पास से छिटक न जाए, क्योंकि सिर पे लोकसभा का चुनाव है। ठीक है, लेफ्ट पार्टियों ने तो खुला स्टैंड ले लिया कि साहब हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, आपको लगता है कि वो एक कोई नतीजे पर पहुंच पाएंगे या अलग अलग सबका आप रुख देखने के लिए मिलेगा इसमें, और वो क्या रह सकता है ज्यादातर पार्टियों का रुख? देखिए, मुझे लगता है ज्यादातर पार्टियां, जैसे उद्धव गुट ने कहा है कि वो जाएं, उन्होंने लगभग ये तय कर लिया है कि हम विरोध में नहीं दिखेंगे। तो कांग्रेस के उहापोह बिल्कुल ठीक कहा है कि एपिक उहापोह है। आप हर बार एक उहापोह खत्म ही नहीं होता है कि 3 तरह के स्टैंड हो सकते हैं कि आप पूरी तरह से हिंदुत्ववाद के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पे दिखें, दूसरा हो सकता है कि नहीं हम एक लिबरल फेस रखें,
तीसरा हो सकता है कि जो बीच में इन्होंने अपनाया था कि कट्टर रूप से आप मुस्लिम अपीजमेंट में लगे रहेंगे, इस ऊहापोह से बाहर तो निकलना ही होगा। लेकिन बाकी पार्टियों में और एक ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्टियां मुझे लगता है जरूर जाएंगी, और ये पार्टी के स्तर पे फैसला हो सकता है। इतनी बड़ी बात नहीं है कि कौन सी पार्टी का किस तरह से इस पे डिसीजन होता है। ये अलायंस के लिए मुझे लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि अगर कोई नेता जाता है या नहीं जाता, इस अलायंस पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और कांग्रेस को मुझे लगता है इस पे तुरंत फैसला लेना। ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष वो कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी पर फोकस किया जाए, अल्पसंख्यकों पर फोकस किया जाए, 3 महीने में तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं पार्टी अध्यक्ष की तरफ से। आप जानते हैं इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है, और उसी बैठक से ये खबरें छनकर बाहर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज पर फोकस किया जाए, 3 महीने में तैयारी पूरी करने के निर्देश। सीधे आपको लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, क्या मतलब 3 महीने में तैयारी पूरी करने के निर्देश, फोकस एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर? जरा समझा दीजिए पूरी खबर क्या है। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर, उसके शुरुआती भाषण में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भाषण दिया है उसमें सबसे अहम बात यह कही है कि अब 3 महीने का ही वक्त बचा है। उन्होंने तमाम नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है, और साथ ही बूथ मैनेजमेंट और वोटर लिस्ट पर काम करने के लिए कहा है। जहां एक तरफ उन्होंने ये कहा है कि बूथ मैनेजमेंट को माइक्रो लेवल तक लेकर जाना है, वहीं वोटर लिस्ट के मद्देनजर उन्होंने ये कहा है कि खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा जाए कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज वोटरों के वोट ना कटें। तो वोटर लिस्ट को लेकर के और बूथ मैनेजमेंट को लेकर के हर पार्टी तैयारी करती है, लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्देश दिए हैं, साफ तौर पर कांग्रेस की जो नजर है वो दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वोटरों पर है। कांग्रेस को लगता है कि इस वर्ग से उसे समर्थन मिल सकता है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि वोटर लिस्ट का मुआयना लगातार करते रहें और इस बात का ध्यान रखें कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी मतदाताओं के वोटर लिस्ट, उनके नाम जो है वो वोटर लिस्ट से ना कटे हों। और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को बयानबाजी करने से बचने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के आंतरिक मामलों को मीडिया में ना लेकर जाएं, और इसके अलावा स्वाभाविक तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बीते 10 सालों में बीजेपी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि एक मील का पत्थर हो, कोई कुछ भी बताने के लिए नहीं है। बीजेपी सरकार के पास भावनात्मक जो और खबरें आएंगी वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और एक बार फिर से जरा चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है पहले विजय जी को आना चाहिए। ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है, मतलब 3 महीने में तैयारी पूरी करने के निर्देश, इसके भी निर्देश देने पड़ेंगे, चुनाव ही शुरू हो जाएगा। और एससी एसटी और ओबीसी जो है और अल्पसंख्यक जो है उन पर फोकस, तो क्या माना जाए, मतलब वही एक बार फिर से जातिगत जनगणना वाला मुद्दा, उसका उभार 24 की राजनीति में हम देखेंगे, चुनावी राजनीति में कांग्रेस की तरफ से? देखिए रोमाना जी, ये जो चारों ग्रुप है, ये चारों कांग्रेस का मूल वोटर हुआ करता था, जिसकी वजह से कांग्रेस की ताकत थी। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, वो चारों के चारों खिसक गए। खासतौर से जो एससी एसटी ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। उसमें से 44% वोट जो है ओबीसी का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 40% से ज़्यादा वोट एसटी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जो माइनॉरिटी वोट है वो कांग्रेस के पास केवल वहाँ पर है जहाँ उसे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी है, बाकी जगह क्षेत्रीय दलों के पास वो वोट चला गया। तो सभी जगह का पूरा वोट बैंक खिसक गया, तो उस पर एक रीफोकस करने की बात उन्होंने की है। लेकिन अब समय नहीं बचा, 3 महीने, मुझे तो लग रहा है कि 2.5 महीने बाद तो इलेक्शन अनाउंस ही हो जाएंगे, 10 मार्च से 15 मार्च के बीच में। लेकिन ठीक है, जब भी जागे तभी सवेरा होता है, और कांग्रेस को ये कोशिश करनी चाहिए। उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था कि ये जैसे मुकेश जी ने जिस बात का जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन के तौर पर एज ए होल इस पर कोई फैसला लेने की बात नहीं है, पार्टियों को अपने स्तर पर भी तय करना चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी कि संजय राउत जी कह रहे थे जिनके पास इन्विटेशन नहीं आया है अभी तक इसको लेकर कि क्या फैसला करें। कांग्रेस की दुविधा वहां पर मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है, इस फैसले में कांग्रेस की दुविधा हिंदू वोट बैंक की है कि जो भी सो कॉल्ड हिंदू वोट बैंक है, कहीं वो उनके नहीं जाने से नाराज तो नहीं हो जाएगा। ये दुविधा पर उनको फैसला करना है कि क्या इस रिस्क को वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को एंटी हिंदू पार्टी के ब्लॉक में डालती रही है। अब वो पिछले 5 साल में कोशिश की है, जब जनेऊ पहनना शुरू किया राकेश जी ने, जैसे कुछ सुझाव दिया था कांग्रेस को, तो उसके बाद और उससे एक
एंटी हिंदू इमेज से थोड़ी सी सॉफ्ट इमेज में आई है, जैसे आप सॉफ्ट हिंदुत्व का चर्चा करते हैं। तो क्या इस चुनाव से पहले कांग्रेस फिर उस ब्लॉक में जाने की तैयारी में है कि वो एंटी हिंदू ब्रांड हो जाए? बिल्कुल, इस रणनीति पर सर आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आप जो अभी कह रहे थे ना कि आप खुद उनको तो उद्धव ठाकरे को तो इनविटेशन मिला नहीं है, और जिन नेताओं के वो नाम ले रहे थे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि खबर ये है कि मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बुलाया जा रहा है, उनको किसी और तारीख में बुलाया जाएगा। उनसे वो कह रहे थे कि साहब बातचीत हुई है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे जयशंकर सर के पास जाना है। सर आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इन्विटेशन तो मिल गया है सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। मुझे लगता है कि जाना चाहिए, अगर इनविटेशन मिला है तो जाना चाहिए, और ये देश को बताना चाहिए कि राम जन्मभूमि मंदिर का ताला उनकी पार्टी ने खुलवाया था, उसमें शिलान्यास उनकी पार्टी ने किया था, और बल्कि 89 में जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय राजीव गांधी ने राम रथ यात्रा के जरिए अपना चुनाव अभियान शुरू करने की बात कही थी। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने राम का इशू लिया। आडवाणी जी ने कई बार कहा, इनफॉर्मल बातचीत में भी कहा उन्होंने, कि अगर उन्होंने राम रथ यात्रा लेकर के हमारा इशू छीनने की कोशिश नहीं की होती तो हम लोग भी शायद उसको तूल नहीं देते। हालांकि उसके बाद जब मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बाद इनका कमंडल सामने आया था, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। दूसरी बात यह है जी, अभी जो लगातार कुछ चर्चाएं हो रही हैं, पता नहीं, मैं तो उसमें धर्म कर्म में ज़्यादा नहीं रहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन ये 22 जनवरी को ही क्यों जी? अगर राम के मंदिर में राम के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो रामनवमी का समय सामने अप्रैल में हो रहा था। बिल्कुल, तो सर आप सही कह रहे हैं, कई ऐसे सवाल उठाए जा सकते हैं। इस वक्त सियासत गर्म, दिल्ली राजनीति, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कटघरे में अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया जा रहा है। सुनिए। स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, ये वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द प्रोजेक्ट डायरेक्टर OLS आउटसोर्स लैब सर्विसेज। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, यह सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। And others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये अब पब्लिक डोमेन में है मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स,
fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government. यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, यह नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपीयर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीगल फॉल्ट। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, यह है नई राजनीति, यह नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे ये शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे। यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे,
तब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा लालू जी से, कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे, तो कहते जलवेश चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे हैं जलवे से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल पर किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है बवाली सवाली हो गए, सवाल जांच एजेंसियों से पूछना है। और साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, जांच की आंच से अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं और जांच के लिए एजेंसी के सामने ना पहुंचना प्रमाणित कर रहा है कि खुद स्वीकार कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो, कल दोपहर 12 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।